नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको इस कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती की सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जिन्हें पीठ ने 30 अप्रैल को याचिका पर नोटिस जारी किया था, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि भारत संघ की ओर से पेश हुए थे, ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती की सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। मामले पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते के अंदर जवाब देगी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 2 पत्रकारों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिका पर 30 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया था। मामले में कुछ हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए। मुख्य रिट याचिका में तर्क दिया गया कि ये धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जो गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में 1962 में कानून की वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अदालत लगभग 60 साल पहले अपने निष्कर्ष में सही हो सकती है, लेकिन ये कानून आज संवैधानिक कसौटी पर पास नहीं होता। याचिकाकर्ताओं ने देशद्रोह के कानून के संबंध में विचार की जाने वाली 3 परिस्थितियों की ओर इशारा किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्व है, क्योंकि ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम द्वारा बाध्य है, जो सभी व्यक्तियों के अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और धारा 124(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करता है। 1962 के बाद से धारा 124(a) के दुरुपयोग, कुप्रयोग और दुष्प्रयोग की लगातार घटना होती रही है। कानून का दुरुपयोग अपने आप में कानून की वैधता पर निर्भर नहीं हो सकता, बल्कि स्पष्ट रूप से वर्तमान कानून की अस्पष्टता और अनिश्चितता की ओर इशारा करता है। दुनिया भर के तुलनात्मक स्तर औपनिवेशिक लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र में राजद्रोह की धाराएं निरस्त कर दी गई है, जबकि भारत खुद को एक लोकतंत्र कहता है। पूरी लोकतांत्रिक दुनिया में राजद्रोह के अपराध की निंदा अलोकतांत्रिक, अवांछनीय, अनावश्यक के रूप में की गई। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि धारा 124(a) की अस्पष्टता उन व्यक्तियों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर एक अस्वीकार्य प्रभाव डालती है, जो आजीवन कारावास के डर से वैध लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देश में जहां एक तरफ यूएपीए कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है, तो ऐसे समय में कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी आवाजों को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बीजेपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि असहमति की आवाजें कुचलने के लिए आतंक विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि नागरिकों की असहमति या उत्पीड़न को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून समेत किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी मामले का जिक्र करते हुए जस्टिस
चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को ये देखना चाहिए कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता के तौर पर करे। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है। एक दिन के लिए भी आजादी से वंचित करना बहुत गलत है। अदालतों को हमेशा अपने फैसलों की गहराई में बसे मुद्दों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। हमारी अदालतों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहे। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है। हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। भारत और अमेरिका दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, लेकिन फिर भी एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। भारतीय न्याय शास्त्र पर अमेरिका के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने भारतीय संविधान के दिल और आत्मा में योगदान दिया है। अमेरिकी प्रभाव का ही उदाहरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार पर है। जस्टिस चंद्रचूड़ का यह बयान ऐसे समय में आया जब इल्गाव परिषद के स्टीन स्वामी की हिरासत में मौत पर लोग गुस्सा हैं। उन्हें सरकार से असहमति जताने पर यूपीए में नामजद किया गया और ऐसे और भी कई मामले हैं जहां एंटी टेरर लॉ का दुरुपयोग किया गया। इसमें असम के नेता अखिल गोगोई भी शामिल हैं। उन्हें सीएए का विरोध करने पर जेल में डाल दिया गया। अमेरिका और भारत के बीच कानून संबंधों पर एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत अमेरिका संबंधों पर कई अन्य टिप्पणियां की और कहा कि अमेरिका स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक शांति को बढ़ावा देने का ध्वजवाहक है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस चंद्रचूड़ सरकार को दमन की नीति के प्रति सचेत कर रही हो। सीएए आंदोलन के दौरान भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने देशद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सरकार को आगाह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि साकेत गोखले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट तुरंत डिलीट करें। साथ ही कहा कि अगर वो डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने गोखले के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत भी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का मामला दाखिल किया गया था। उन्होंने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तुरंत डिलीट करें। अदालत ने कहा कि अगर डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इस ट्वीट को हटाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ कोई नए ट्वीट नहीं करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की है, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था। लक्ष्मीपुरी ने साकेत गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथम दृष्टया असत्य है। गोखले फ्रीलांसर पत्रकार हैं। इससे पहले इसी महीने 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ तथ्यों की जांच करने या किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क किए बिना अपमानजनक ट्वीट करने पर कार्यकर्ता साकेत गोखले से सवाल जवाब किया था। 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरिशंकर ने गोखले के अधिवक्ता सलीम नावेद से पूछा, मुझे स्पष्ट करें कि ट्वीट करने से पहले उसकी सत्यता जांचने के लिए वादी से संपर्क किया गया था। इसका जवाब अधिवक्ता ने नहीं में दिया। साथ ही कहा कि कानूनी रूप से इसकी जरूरत नहीं है और एक ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्री को टैग किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथम दृष्टया असत्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 की धारा 12 को ट्रिब्यूनल के सदस्यों और चेयरपर्सन का कार्यकाल 4 साल तय करने के हद तक खत्म कर दिया। न्यायालय ने ये कहते हुए प्रावधानों को भी पढ़ा कि ये केवल संभावित रूप से लागू होगा और 4 अप्रैल 2021 से पहले की गई नियुक्तियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से ये फैसला किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के बहुमत के फैसले ने कहा है कि इसने पहले के फैसले में दिए गए स्पष्ट निर्देश का उल्लंघन किया है कि ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और रविंद्र भट्ट की बेंच ने मद्रास बार एसोसिएशन की धारा 12 और 13 को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इसके द्वारा वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 और 186(2) में संशोधन किया गया था। न्यायमूर्ति गुप्ता ने असहमतिपूर्ण फैसला दिया और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि चुनौती दिए गए प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के उल्लंघन में है और न्याय के कुशल और प्रभावी प्रशासन के खिलाफ है। याचिका में आगे कहा गया कि धारा 184(1) के पहले प्रावधान में न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष है और ये मनमाना असंवैधानिक है और आर गांधी, रोजर मैथ्यू और विशेष रूप से मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस फैसले पर असहमति जताई थी, लेकिन बहुमत से फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें, अध्यादेश या ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर ये फैसला सुनाया है। इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज सह चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 में कई दोषों को देखते हुए मद्रास बार एसोसिएशन के एक पुराने मामले में उन्हें संशोधित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। बाद में केंद्र सरकार ने 2021 के अध्यादेश को कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लागू किया था। इस अध्यादेश को मद्रास बार एसोसिएशन ने ये कहते हुए चुनौती दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये कानून अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था। ये कानून महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसी हस्तियों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होता था। आज भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इसे क्यों नहीं हटाती है? सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि हालात इतने खराब है कि अगर कोई सरकार या पार्टी किसी की आवाज न सुनना चाहे तो वह उन लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर लेगी। धारा 124(a) के तहत इतनी शक्तियां मिली हुई है कि एक पुलिस अफसर ताश या जुआ खेलने जैसे मामलों में भी किसी के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगा सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस कानून के प्रावधान को पूरी तरह से रद्द करने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की इस धारा को जांचा जाएगा और इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सीजेआई रमन्ना ने कहा, कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है। ये औपनिवेशिक कानून है। ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये जरूरी है? उन्होंने संकेत दिया कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कई कानून हटा रही है। मुझे नहीं पता कि वो इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66(a) का उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि देशद्रोह कानून को रद्द करने को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। उन सब की सुनवाई एक साथ ही की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे कि किसी कानून का दुरुपयोग ना हो तथा जिम्मेदारी से कानून का पालन किया जाए। मैसूर के मेजर जनरल एस.जी. वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई इस अपील में आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अतः कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि वो धारा 124A को संवैधानिक और शून्य घोषित कर इसे भारतीय दंड संहिता की बाहर करने का आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को याचिका पर अटॉर्नी जनरल एजी को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। इस पर कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वेणुगोपाल तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए 2 सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए टाल दी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी 12 जुलाई आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और महान्यायवादी से अपना पक्ष रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार को अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराने को कहा, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा। उधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी होगी। साथ ही साथ हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम तैयार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो वो सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया। जस्टिस रामचंद्र एफ नरीमन की पीठ ने कहा है कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है। शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि वह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वो सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बनाई है और सीमित संख्या में भी। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि वो कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगा जल मुहैया कराने का निर्णय लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा। मेहता ने केंद्र सरकार के रुख के बारे में पीठ को सूचित करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को स्थानीय शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायमूर्ति नरीमन ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यूपी राज्य केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ नहीं जा सकता है। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामा में सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकर्स के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में खुद संज्ञान लिया। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से 6 अगस्त तक आयोजित करने का प्रस्ताव है। पिछली बार साल 2019 में यात्रा का आयोजन किया गया था। लगभग 3.5 करोड़ भक्त कांवड़िया हरिद्वार गए, जबकि 2 से 3 करोड़ से अधिक लोगों ने पश्चिमी यूपी के तीर्थ स्थलों का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गुरुग्राम के पटौदी स्थित रामलीला मैदान में 4 जुलाई को धर्मांतरण को लेकर आयोजित की गई एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए राम भक्त गोपाल शर्मा की जमानत याचिका गुरुग्राम की अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग महामारी से भी खतरनाक हैं। लोगों में विश्वास पैदा करना होगा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है और कानून का शासन अभी भी कायम है।
हरियाणा के पटौदी में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वाले गोपाल शर्मा उर्फ राम भक्त गोपाल को जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया। ये वही शख्स है जिसने शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हवा में गोली चलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सकीब ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग इस तरह के सांप्रदायिक रूप से आरोपित भाषण देते हैं और असमंजस्य पैदा करते हैं, वो देश के लिए कोविड-19 महामारी से अधिक हानिकारक है। कोर्ट ने कहा है, आम आदमी का विश्वास बहाल करना होगा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष चरित्र का है और ऐसे व्यक्तियों को समर्थन मिलेगा। धर्म, जाति आदि के नाम पर नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देता है। अभद्र भाषा के माध्यम से धर्म आदि के आधार पर घृणा फैलाने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने का समय आ गया है कि कानून का शासन अभी भी कायम है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत आम हो गई है और आम आदमी को धर्म, जाति आदि के नाम पर हिंसा का लगातार खतरा है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के लोग जो आम लोगों के बीच असामंजस्य पैदा करने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में इस देश को महामारी से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान भारत के गैर नागरिकों को भी सुरक्षा देता है और ये राज्य और न्यायपालिका का कर्तव्य है कि सुनिश्चित करें कि किसी भी धर्म या जाति के भारत के नागरिक असुरक्षित महसूस न करें। ये देखते हुए कि धार्मिक सहिष्णुता समय की आवश्यकता न कि असहिष्णुता, न्यायालय ने कहा कि समाज के हर वर्ग को एक साथ रहना जरूरी है, खासकर जब विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धार्मिक विश्वास वाले लोग एक समुदाय या राष्ट्र में रहते हैं। गोपाल को एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गिरफ्तार किया गया और कथित तौर पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। विशेष धार्मिक समुदाय की लड़कियों का अपहरण करने और उस समुदाय के लोगों को मारने के लिए भीड़ को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराध बहुत गंभीर और गंभीर प्रकृति के, इस प्रकार की गतिविधियों के परिणाम कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं और ये सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो सकता है। अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।